Today our topic is viruses. Page number 72. First make heading meaning. About a century ago, at the time of Louis Pasteur and Robert Koch, the word was generally referred to as poison. Basically, the word virus is derived from Latin word जिसका मतलब है विनोम और इसका मतलब है लफ्ज़ी मतलब है पॉइजन, कोई भी जहर. तो द वर्ड वायरस इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम लेटन वर्ड विनोम. Its meaning is poison. So viruses are considered as poisonous substance previously. शुरू में वायरसेस से मुराद कोई भी जहरीली चीज़ ली जाती थी. So they are recognized as particle of nucleic acid often with a protein coat. It's about meaning. Then make heading viral diseases. यहाँ हेडिंग बना लें वायरल डिजीज़ की. दे रेप्लिकेट इन लिविंग cells and cause many diseases such as influenza, hepatitis, smallpox and AIDS. So these are the main viral diseases. कौन कौन सी हैं वायरस से फैलने वाली बीमारियां? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, smallpox and AIDS. These are viral diseases. Next, virology. The branch which deals with the study of viruses is known as virology. Virolo mean related with virus और logy mean study. तो वायरोलॉजी क्या हो गया? वायरस का मुताला, वो ब्रांच जिसमें वायरसेस को स्टडी किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी. अभी तक आपने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, मीनिंग, वायरल डिजीज़ और वायरोलॉजी के बारे में. नेक्स्ट, डेफिनेशन. जब हम वायरसेस को डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटन वर्ड विनोम. लातीनी, लेटन मीन लातीनी ज़ुबान के वर्ड विनोम से निकाला गया है ये वर्ड, जिसका मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड. सो इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़. नॉन सेलुलर मीन विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर. वायरसेस को ए सेलुलर भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, इनका कोई सेल नहीं होता. ना ये प्रोकैरियोट्स हैं, ना ये यूकैरियोट्स हैं, ना ये यूनिसेलुलर हैं, ना ये मल्टी सेलुलर हैं, बल्कि वायरसेस क्या हैं? दे आर नॉन सेलुलर. और आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर ए सेलुलर. ए मीन विदाउट और सेलुलर मीन सेलुलर स्ट्रक्चर. सो वायरसेस आर बेसिकली ए सेलुलर. इसी वजह से साइंटिस्ट इसको कंसीडर करते हैं कि ये लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक लिंक कंसीडर किया जाता है. सम टाइम वायरसेस एक्ट एज लिविंग और सम टाइम इज एक्ट एज नॉन लिविंग. तो वायरसेस जो है बेसिकली ये एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान. क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअली मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता. वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी. इट डजेंट हैव मेटाबॉलिज्म, जो कि लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी है. इसी वजह से इसको हम सेल भी साइंटिस्ट कंसीडर नहीं करते. दे आर नॉन सेलुलर, मीन्स कि इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. जैसा कि आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जब वायरसेस का सेल ही नहीं है तो ये किस तरह से यूनिट ऑफ लाइफ हो सकता है? लिहाजा इसको आप नॉन सेलुलर कहेंगे. इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मीन कि ये इन्फेक्शन काज करता है. इन्फेक्शन का लफ्ज़ अमूमन बोला जाता है छूत वाले मर्ज़ के लिए, यानी ऐसे अमराज के लिए जो एक शख्स से दूसरे शख्स को बआसानी मुंतकिल हो जाएं. तो वायरसेस जो हैं ये क्या हैं? ये बेसिकली इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं. एंटिटीज़ मीन पार्टिकल्स, ज़रा, वजूद. इनका वजूद जो है ये नॉन सेलुलर होगा और हमेशा इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी बीमारियां फैलाएगा. एंटिटीज़ का मतलब है ज़रा या वजूद. विच कंटेन्स आइदर RNA और DNA.
नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीनेशियस कोट। इनकेस्ड का मतलब है इनक्लोज होना या बंद होना। मकसद ये है कि वायरसेस के अंदर या डीएनए होगा या आरएनए होगा जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर बंद होगा? ये बंद होगा प्रोटीन कोट के अंदर। प्रोटीन कोट के अंदर ये जो है बंद होगा। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, क्योंकि आपको जैसे पहले भी बताया है कि वायरसेस का कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, इसकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, लिहाजा ये हमेशा रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यूजेस द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस एंड देन ट्रांसफर इट टू अदर सेल्स। तो ये आपने वायरसेस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ये आप देख रहे हैं कि वायरसेस, एक वायरस है T4 वायरस बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इसका जेनेटिक मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए। अमूमन एनिमल वायरसेस में डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, और प्लांट वायरसेस में आरएनए होगा। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है किसके अंदर बंद है? या देख रहे हैं कि कैप्सिड हेड है। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन कैप्सोमर से बना हुआ एक प्रोटीन कोट है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर वायरसेस के अंदर होगी, एक आउटर शीट होगी, और ये टेल फाइबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली टेल के ज़रिए ही वायरसेस जो है ये होस्ट के ऊपर आके अटैच होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखी बैक्टीरियोफेज की या नॉर्मली एक वायरसेस की। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, ये थर्ड पैराग्राफ में आप हेडिंग बना लें, वर्क ऑफ एडवर्ड जीनर। तो इन 1796 एडवर्ड जीनर फर्स्ट वैक्सीनेटेड एन 8 years old बॉय विथ material removed from cowpox lesion on the hand of milkmaid। काउपॉक्स लीजन क्या है? लीजन का मतलब है जख्म, और मिल्कमेड गवालन। तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया? इसने अनकॉन्शियसली एक 8 साला लड़के को वैक्सीनेटेड कर दिया। अभी तक या एडवर्ड जीनर के दौर तक अभी तक कोई वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसने सबसे पहले क्या किया? एक गवालन मिल्कमेड थी, उसके हाथ के ऊपर एक जख्म सा बना हुआ था जिसका नाम था काउपॉक्स लीजन। क्योंकि वो गाय का दूध जो है वो उससे रिलेटेड काम करती थी, लिहाजा उसके हाथ पे एक जख्म बन गया। तो एडवर्ड जीनर ने मिल्कमेड यानी गवालन के हाथ के जख्म पर से मटेरियल लेके उसको 8 साला लड़के के हाथ में इंजेक्ट कर दिया। अब उसे नहीं पता था कि आया इसको बीमारी हो जाएगी या ये लड़का इम्यून हो जाएगा। आफ्टर 6 weeks द बॉय इनोकुलेटेड विद पस फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स विक्टिम बट ही डिडंट डेवलप द डिजीज। अब 6 हफ्तों के बाद जब एडवर्ड जीनर ने उसी बच्चे को, जिसको उसने मिल्कमेड के हाथ के पर से पस के सेल्स जो है वो इंजेक्ट किए थे, तो 6 हफ्तों के बाद 6 weeks के बाद जब उसको हेल्दी जरासीम लगाए गए, विक्टिम मीन शिकार, एक ऐसे पर्सन से जिसको काउपॉक्स का जो शिकार था, जिसको बीमारी थी स्मॉल पॉक्स वाली, तो क्या हुआ कि जब 8 साला उसी बच्चे के ऊपर उसने हेल्दी जरासीम्स इंजेक्ट किए तो बच्चे को बीमारी ना हुई। इट मीन्स कि बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत आ गई, और वो जो पहले वीक या डेड जर्म्स लगाए गए थे बच्चे के अंदर इंजेक्ट किए गए थे, तो वो उन्होंने उसी स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ बच्चे को कुव्वत मुदाफ़ियत दी। बट ही डिडंट डेवलप द डिजीज़। जेनर यूज्ड मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम काउपॉक्स लीजन एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड सेवरल पर्सन। बाद में एडवर्ड जीनर ने इसी वैक्सीनेशन के तरीके को बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई किया। एज द मटेरियल ही यूज्ड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, लेटन वैक्का मीन काउ, तो इसी वजह से ये टर्म वैक्सीनेशन की बनी। विच वॉज यूज बाय लोइस पास्चर फॉर इनॉकुलेटिंग अगेंस्ट डिजीजेज। इनॉकुलेटिंग का मतलब है स्टिमुलेट रेसिस्टेंस, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत इंड्यूस करना, कुव्वत मुदाफ़ियत देना। तो इस तरह से एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन जो है वो उसकी टेक्निक को डेवलप किया और इवॉल्व हुई है इस तरह से वैक्सीनेशन की
जो है आप कह सकते हैं कि ईजाद मुमकिन हुई इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग बना लें वर्क ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। ये भी एक साइंटिस्ट है। इसने क्या किया? In 1884, Charles Chamberlain found that bacteria cannot pass through porcelain filters, while agent responsible for rabies, a disease which is transferred to human by bites of rabbit, dog, foxes, cats, bats and other animals can pass through these filters। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ये बताया कि जो बैक्टीरिया हैं नॉर्मली वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, ख़ास तौर पे पोर्सिलीन फिल्टर्स। ये भी एक ख़ास किस्म के फ़िल्टर्स हैं, यानी किसी भी किस्म के बैक्टीरिया जो हैं इनका साइज़ कुछ बड़ा होता है तो ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। लेकिन वो एजेंट जो रेबीज़ पैदा करता है, रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक बीमारी है जो पागल जो रेबीज़ एक डिजीज़ है जो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है इंसानों के अंदर? बाय बाइट्स। बाइट्स मीन काटने से। रैबिट डॉग्स पागल कुत्ते के, या फॉक्सेस लोमड़ी के, या पागल बिल्ली के काटने से, या किसी भी पागल जानवर के काटने से जिसके अंदर के ये जरासीम होंगे इंसानों में मुंतकिल होती है। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ये बताया कि जो रेबीज़ की बीमारी के जरासीम हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, कैन पास थ्रू दीज फिल्टर्स। तो इसका जो है वो ये वर्क है। नेक्स्ट आप हेडिंग बना लें ये वर्क ऑफ आइवानोस्की। In 1892, Ivanovsky discovered that the agent which causes tobacco mosaic disease was filterable। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आइवानोस्की ने बताया कि जो एजेंट, जो अभी तक वायरसेस क्योंकि डिस्कवर नहीं हुए थे, जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ यानी तंबाकू के पौधे के ऊपर जो बीमारी लगती है जिसको मोजाइक डिजीज़ बोलते हैं, इस बीमारी में पत्तों के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है? लीफ कर्ल हो जाता है टोबैको का, क्योंकि पत्ता जो है वो एज आ नारकोटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, तंबाकू मंशियात के तौर पे। लिहाजा जब पत्ता ख़राब हो जाएगा तो उससे टोबैको की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी और टोबैको जो है वो यूज़ के काबिल नहीं रहेगा। तो इस आइवानोस्की ने बताया कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ है इसका एजेंट भी फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है। इसने किस तरह से ये बताया? ही ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट। ग्राउंड अप मीन ग्राइंड कर लिया। इसने कुछ पत्ते ले लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट के और उनके इन्फेक्टेड लीव्स को लेके ग्राइंड अप किया। ग्राइंड अप करने के बाद फिल्ट्रेट बनाया, यानी पानी मिक्स करके उसे फ़िल्टर पेपर से पास कर लिया। तो जो फिल्ट्रेट इसने बनाया वो फिल्ट्रेट को जाके इसने दूसरे हेल्दी प्लांट पे डाल दिया। अब कुछ वीक्स के बाद या कुछ दिनों के बाद जब इसने देखा तो जो हेल्दी प्लांट था वो भी डिजीज़ प्लांट बन गया था। प्लस इसने ये रिज़ल्ट कंक्लूड किया या ये रिज़ल्ट निकाला कि ये जो भी एजेंट था जिसको जो कि टोबैको मोजाइक डिजीज़ का सबब बन रहा था वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है और पास होने के बाद वो नेक्स्ट प्लांट, हेल्दी प्लांट को भी डिजीज़ बना देता है। बाद में पता चला 1935 में स्टेनले ने ये बताया कि ये जो फिल्टरेबल एजेंट है ये एक्चुअली वायरसेस हैं। तो ही ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस द डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स। आफ्टर दैट प्रेजेंस ऑफ दीज similar filter passing ultra microscopic agent was seen in the victim of many diseases इंक्लूडिंग फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड येलो फीवर। बाद में ये तमाम बीमारियां जो येलो फीवर के नाम से मशहूर थी या फुट एंड माउथ डिजीज़ के नाम से मशहूर थी, इनका एजेंट भी जो है वो जो भी एजेंट था या जो भी सबब बनता था बीमारी का वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता था। नेक्स्ट मेक हेडिंग वर्क ऑफ स्टेनले। द filterable agent was first purified in 1935 when Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic virus। तो टोबैको मोजाइक वायरस को स्टेनले ने 1935 में प्यूरिफाई किया, डिस्कवर किया। केमिकल एनालिसिस ऑफ दिस पार्टिकल्स शोड दैट दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो जब केमिकल एनालिसिस किया गया पता चला कि ये इन एजेंट्स में सिर्फ प्रोटीन कोट है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। दिस सजेस्ट दैट अनलाइक अदर फॉर्म्स वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। इससे पता चल गया कि वायरसेस की जो केमिकल कंपोजिशन है वो
सिंपलेस्ट है, जस्ट इनके अंदर प्रोटीन कोट है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, या डीएनए या आरएनए, एट अ टाइम एक चीज़ होगी। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको नंबर्स दे के आपने याद करना है। नंबर 1 पॉइंट या नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। जैसा पहले आपको बताया है कि वायरसेस जो हैं ये स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, मीन्स के दे कॉजेज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन जिसके लिए कॉन्टेजियस का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको आप बोलते हैं छूत वाले अमराज, यानी वायरस की जितनी भी बीमारियां हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स को बआसानी मुंतकिल हो जाएंगी। तो इसी वजह से दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। नंबर 2 प्रॉपर्टी इज दे कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी भी दूसरे माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएंगे। नंबर 3 प्रॉपर्टी इनकी क्या है? दे रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस टू द 20 नैनोमीटर ऑफ पैरोवायरसिस। तो इनका रेंज जो है वो 250 से लेकर 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। नंबर 4 प्रॉपर्टी इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी ये बहुत छोटा है और इवन बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी इज दे कैन बी पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर। सो अभी पीछे भी आपको बताया कि वायरसेस कैन पास थ्रू फिल्टर्स फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, लेकिन वायरसेस जो हैं ये फिल्टर पेपर से पास इजीली हो जाते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टीज वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। इसको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में आप जो है ग्रो नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है। वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी और इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए जिसका ये मेटाबॉलिज्म यूज़ करेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि बिकॉज वायरसेस लैक मेटाबॉलिज्म, दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, देयरफॉर दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। इसी वजह से आप इसको लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते। नंबर 7 प्रॉपर्टी इज दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल और इन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर दे रिप्रोड्यूसेस बाय रेप्लिकेशन। तो ये सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और वहीं जाके ये होस्ट चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं है लिहाजा ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। नंबर 8 प्रॉपर्टी इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट कहते हैं मजबूर को, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन के दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट। अपने होस्ट के बगैर ये जिंदा नहीं रहेंगे। अगर होस्ट नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, यानी इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। तो ऑब्लिगेट का मतलब है दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन इनसाइड और सेलुलर का मतलब है सेल। तो इंट्रा सेलुलर मीन इनसाइड द सेल और ऑब्लिगेट मीन के दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट मीन्स के दे कैन ओनली लिव इनसाइड द होस्ट एंड दे कैन ओनली reproduce when host is available. तो नंबर 8 प्रॉपर्टी इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। नंबर 9 प्रॉपर्टी इज viruses lack metabolic machinery for the synthesis of their own nucleic acid and protein. It is very 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 important property कि viruses lack metabolic machinery या they lack metabolism। इसी वजह से viruses को ए सेलुलर या नॉन सेलुलर कंसीडर किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शंस। तो होस्ट की ज़रूरत भी इनको क्यों होगी? क्योंकि होस्ट के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करेंगे ये और अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल दे कॉजेज डिजीजेज। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ही पॉइजन है, जहर है। तो जहर हमेशा अपना असर जिस तरह से शो करती है, तो वायरसेस भी हमेशा रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्या करेंगे? वायरसेस जो है होस्ट को
बीमार कर देंगे या होस्ट की ब्रेक डाउन कर देंगे, उसकी लाइसिस कर देंगे, नतीजे के तौर पे होस्ट सेल मर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑल वायरसेस आर जनरली रेसिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमायोसिन। जैसे कि आपको पता है कि वायरसेस जो है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से टोटली अलग चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक डिफरेंट काइंड का, तो एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई असर नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ यूज़ होती हैं, और एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियों को ही कंट्रोल करेंगी। अदरवाइज वायरसेस से रिलेटेड बीमारियों में एंटीबायोटिक्स ना ही डॉक्टर तजवीज़ करते हैं और ना ही इससे आराम आता है। तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं? पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमायोसिन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो एक टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरियन। ये क्या होता है? द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वायरियन। मीन्स एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा ज़र्रा जो मेच्योर हो, कंप्लीट हो और इन्फेक्शन की सलाहियत करे, उसको आप वायरियन बोलेंगे। The virions are composed of central core of nucleic acid, either DNA or RNA, which is also known as genome। यहाँ हेडिंग बना लें वायरल जीनोम। जीनोम में उसका जो हेरिडेटरी मटेरियल है वो क्या होगा? वो न्यूक्लिक एसिड होगा या DNA या RNA, एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट द कैप्सिड। तो यहाँ कैप्सिड का हेडिंग बना लीजिए। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन कोट है। कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरियन। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमर। कैप्सोमर क्या है? प्रोटीन की सब यूनिट्स। जैसा कि पता है आपको, प्रोटीन जो है लास्ट सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्रोटीन बेसिकली क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन जो है जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसी तरह से ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी होगी, जिसको हम कैप्सोमर्स कहेंगे। तो नंबर ऑफ कैप्सोमर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर वायरस। किसी भी खास वायरस के अंदर कैप्सोमर्स का जो नंबर है वो स्पेसिफिक होगा, मखसूस होगा। जैसा कि हर्पीज वायरस के अंदर 162 कैप्सोमर्स हैं, जबकि एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमर हैं एक कैप्सिड के अंदर। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि हर्पीज वायरस के अंदर कितने कैप्सोमर हैं? 162। और एडिनो वायरस के अंदर कितने कैप्सोमर्स हैं? 252 एक कैप्सिड के अंदर। नेक्स्ट मेक हेडिंग न्यूक्लियो कैप्सिड। नाम से जिस तरह से जाहिर हो रहा है, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड मीन प्रोटीन कोट। तो ये टर्म जब यूज़ करेंगे जब क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट या कैप्सिड। नेक्स्ट, सम वायरसेस हैव इन्वेलप, इट मीन्स द आउटर कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन, एंड सम डोंट हैव इन्वेलप। जिसके अंदर इन्वेलप नहीं होगा उसको हम नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कहेंगे, जिनका सेकंड नेम नेकेड वायरसेस भी है, यानी विदाउट एनी कवरिंग। जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी उनको इन्वेलप्ड वायरसेस बोलेंगे, और वो वायरसेस जिनके अंदर इन्वेलप या आउटर मेम्ब्रेन मिसिंग होगा, नहीं होगा, उसको नेकेड वायरसेस यानी विदाउट एनी कवरिंग। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए शेप्स। तो वायरसेस हैव डिफरेंट शेप्स, like they are polyhedron, poly mean many, hedron mean sided। तो polyhedron viruses have different sides, they have many side। helical, helical means spiral shape, or sometimes they are tadpole shape, sometimes they are helical spiral shape, or sometimes they have different angles or different phases, like 20 different phases। ये नेक्स्ट शेप्स ऑफ वायरसेस, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बना लें। लाइक ये मम्प्स वायरसेस हेलिकल स्ट्रक्चर में है, ये स्पाइरल शेप वायरस ORF वायरस ये बना लें, और
बैक्टीरियोफेज, ये टेल इसकी, हेड है, अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, और ये टैडपोल शेप वायरस, एफ और जी डायग्राम। नेक्स्ट पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रल, ये मैनी साइडेड, और नेक्स्ट रॉड शेप वायरस, ट्यूबुलो वायरस भी जिसको कहा हुआ है। तो दीज आर ऑल अबाउट शेप्स ऑफ वायरसेस। एक टर्म है यहाँ बैक्टीरियोफेज, पेज नंबर 72 के ऊपर। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। बैक्टीरियो मीन रिलेटेड विद बैक्टीरिया और फेज मीन वायरस। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है। बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय टॉवर्ट इन 1915 एंड डी हैरेले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन में द वर्ड बैक्टीरियोफेज मीनिंग बैक्टीरिया ईटर, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्शन पैदा करता है। इसी तरह से पेज नंबर 73 के ऊपर एक टर्म दी गई है प्रियॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वायरियन एंड प्रियॉन। तो प्रियॉन्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये सिर्फ वो प्रोटीन है जिसके अंदर इन्फेक्शन की सलाहियत है, और दे वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1983 एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तौर पे इनको जाना गया, इनको डिस्कवर किया गया। लेकिन बेसिकली इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है जो क्या करती है, इन्फेक्शन पैदा करती है। और it is composed of protein only that contains the information that codes for their own replication. All other organisms contain their genetic information in nucleic acid, but prions are only protein, they are only infectious protein। और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? मैड काउ इन्फेक्शन, यानी गाय के अंदर पागलपन की, और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, इंसानों के अंदर ब्रेन का इन्फेक्शन पैदा कर देती है ये। तो प्रियॉन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इन्फेक्शियस प्रोटीन।